Hello students, today in this video we are going to learn about pronouns. आज के इस वीडियो में हम जो सर्वनाम जिसको हिंदी में कहते हैं प्रोनाउंस, उनके बारे में जानना शुरू करेंगे। इससे पहले नाउन के बारे में हम वीडियो आपको बता चुके हैं। अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी ले रहे हैं। डिटेल में हम नाउन प्रोनाउन के बारे में आगे वीडियो जारी करते रहेंगे। तो प्रोनाउन के बारे में हम जानकारी लेते हैं और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। आगे आपके जो भी टेंस वगैरह एक्टिव पैसिव जो पढ़ाए जाएंगे उन सब में इनकी बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको इस वीडियो के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, प्रोनाउन सर्वनाम जिसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब बहुत कुछ आप जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसको और मजबूत करेंगे इस नॉलेज को। तो यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन दी हैं, मतलब एक ही है। जैसे पहली डेफिनेशन है प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन जो है नाउन के लिए होता है, प्रोनाउन का अर्थ नाउन के लिए होता है, यानी जहाँ नाउन है तो प्रोनाउन है। दूसरा है ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह उपयोग में लाया जाता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी प्रोनाउन का नाउन से सीधा संबंध है। प्रोनाउन नाउन के लिए है, नाउन के लिए ही उसका उपयोग है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। आपने प्राइमरी क्लासेज में ये डेफिनेशन पढ़ी होंगी। जैसे ये सेंटेंस है, मनोज इज माई फ्रेंड, मनोज मेरा दोस्त है। अब यहाँ पर मनोज क्या है? नाउन है, ये कोई संज्ञा है मनोज। आगे हम कह रहे हैं ही इज ए टीचर, वह शिक्षक है, तो ही जो है प्रोनाउन है। अब ही किसके लिए आया है? मनोज के लिए। तो मनोज नाउन है, किसी का नाम है, और उसकी जगह पर आया है ही, यानी नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो शब्द आते हैं उसकी जगह पर जो दूसरे शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। रीना इज अ स्टूडेंट, रीना एक स्टूडेंट है, तो रीना नाउन है, संज्ञा है, नाम है किसी का। शी इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है, तो शी आया है रीना के लिए, तो शी प्रोनाउन है क्योंकि रीना नाउन की जगह पर आया है। दिस इज अ टेबल, यह टेबल है। इट इज न्यू, यह नई है, तो क्या नया है? टेबल नई है। देयर आर 50 बॉयज इन माई क्लास, मेरी क्लास में 50 लड़के हैं। दे आर लेबोरियस, तो दे प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है? इन बॉयज के लिए आया है। ठीक है, तो प्रोनाउन अब क्लियर हो गया। नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाएं या नाउन का रिपीटेशन नहीं हो बार बार, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आते हैं। तो प्रोनाउन का काम क्या हुआ? यही होता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस का महत्व क्या है। तो प्रोनाउन का सबसे पहला जो महत्व है वो हम आपको लिख रहे हैं, ब्यूटी ऑफ होल एक्सप्रेशन, यानी पूरा जो भी हम भाव सेंटेंस में बोलते हैं, वो सेंटेंस 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उनमें उनका जो एक्सप्रेशन है उसकी सुंदरता बनी रहे, उन सेंटेंस की, वो जो कहानी कह रहे हैं या स्टोरी है, कुछ भी है, तो उसकी सुंदरता बनी रहे, इसीलिए प्रोनाउन का उपयोग होता है। प्रोनाउन नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी उसकी जगह पर आते हैं। नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी जगह प्रोनाउन आते हैं। और जो भी हम भाषा बोलते हैं, चाहे हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें या जो भी बोलें, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन, उसको सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बार बार नाउन के प्रयोग से क्या होता है कि भाषा की सुंदरता खत्म हो जाती है और पूरा जो होल एक्सप्रेशन है हमारा, जो हम कहना चाह रहे हैं, बड़ा ही भद्दा लगता है। ठीक है ना। जैसे इस सेंटेंस को आप देखें कि ऊपर वाला लिखा हुआ है, इसको पढ़ें आप। मनोज इज ए स्टूडेंट, मनोज इज लेबोरियस, मनोज इज इंटेलिजेंट, मनोज फादर इज ए प्रोफेसर। अब बार बार हम मनोज विद्यार्थी है, मनोज परिश्रमी है, मनोज होशियार है, इंटेलिजेंट है, मनोज के पिताजी प्रोफेसर हैं। बार बार मनोज का नाउन का लेना बड़ा ही भद्दा लगता है, सेंटेंस की सुंदरता बिगड़ जाती है। तो इसको हम अच्छे से व्यक्त करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, मनोज इज ए स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज अ प्रोफेसर। यानी हम मनोज की जगह पर ही का प्रयोग कर रहे हैं, हिज का प्रयोग
इस तरीके से आ रहा है, तो मनोज को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े तो मनोज की जगह पर ही का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो इसी से सेंटेंस की सुंदरता बढ़ती है। तो प्रोनाउंस का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, ये ब्यूटी ऑफ होल एक्सप्रेशन, पूरी जो बात कही जा रही है उस एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, यही इसका महत्व है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के प्रकार, कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हिंदी में भी हमने लिख दिया है जिससे आपको समझने में सरलता रहे, आप हिंदी व्याकरण भी पढ़ते ही हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुष की बात जहाँ हो जाएगी पर्सनल हो जाएगा वो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन तीसरा होता है। पजेसिव प्रोनाउन होता है अधिकारवाचक, जिसमें कोई अधिकार की बात की जाए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक, संकेत होता हो जिससे किसी की तरफ पॉइंट आउट होता हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी आप पढ़ेंगे। कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिसमें कि किसी व्यक्ति का ये पता नहीं रहता कि वो व्यक्ति कौन है, समबडी, वन, इस तरीके के फिक्स नहीं रहते, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस व्यष्टि सर्वनाम जिसको बोलेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आखिरी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। तो ये कुछ 9-10 प्रकार के प्रोनाउंस हैं, एक दो इधर उधर और भी ग्रामेटेरियन इसको बताते रहते हैं, तो इन्हीं को डिवाइड करके वो नाम इधर उधर कर देते हैं। तो कुल मिला के ये सामने जो स्क्रीन पर है ये 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इतने तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। पढ़े हैं आपने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, आपने ध्यान नहीं दिया है, बारीकी से उन चीज़ों को देखा नहीं है, क्योंकि यही हमारा इंग्लिश का बेसिक होता है। बेसिक को हम समझेंगे तभी हम उसकी महत्व को समझ पाएंगे। तो बेसिक नॉलेज के लिए हम ये छोटे छोटे वीडियो आपको बना रहे हैं, इनसे आपके आगे आने वाले बड़े बड़े टॉपिक क्लियर होंगे। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। जब भी हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सब आपने पढ़े हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसको कि उत्तम पुरुष कहा जाता है, जिसका कि सिंगुलर नंबर है आई और प्लूरल नंबर है वी, ठीक है। तो आई और वी, इन दो को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ये आपको कई टीचर जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो ये आपको आएगा ही। आप कहीं से भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो डायरेक्ट जो भी टीचर है वो ये बताएगा कि चलिए अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की, ठीक है ना। तो यदि कोई व्यक्ति हिंदी के शब्द भी इस्तेमाल कर सकता है, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, इस तरीके से। तो फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में जो है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये देखिए 7 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रकार के जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, जो 7 प्रकार के होते हैं। 7 आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक है। अब इनको पर्सनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन्स, यानी कि रिलेटिंग टू पर्सन्स यानी व्यक्ति से संबंध। और वो पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, जिसमें कि आई को सिंगुलर नंबर बोला जाता है, वी को प्लूरल नंबर मान के चला जाता है। सेकंड पर्सन में आता है यू, ठीक है। यू इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट में ये सिंगुलर होते हैं, और ये थर्ड पर्सन दे भी होता है, तो दे प्लूरल में आता है, ही, सी, इट सिंगुलर में आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो है आई, वी, ये क्या बताते हैं? फर्स्ट पर्सन वे प्रोनाउंस जिनसे जो स्पीकर है, बोलने वाला जो बोलता है, उसका बोध होता है कि बोलने वाला कौन है, वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आई और वी है, या इनके कोई रूप भी हो सकते हैं, मी, माई, माइंड, ये सब वही होते हैं जिनमें नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस अभी टेबल आपको बताएंगे। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन यानी क्या हुआ, वे प्रोनाउन जिनसे स्पीकर का बोध होता है, बोलने वाला कौन है उसका पता लगता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन जो यू है, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिससे कि सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है, जो सुन रहा है, ऑडियंस जो है,
जो ऑडियंस है, सुनने वाले व्यक्ति का सेकंड पर्सन से बोध होता है, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन होते हैं तीसरे, वे प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु का बोध इनसे होता है, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो थर्ड पार्टी हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हो गया स्पीकर, बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एक हो गया सामने वाला, ऑडियंस, सुनने वाला, और तीसरा हुआ जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है ना। तो ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये आपको पर्सन समझ में आ गए, ये आप याद रखें। इसके बाद आते हैं टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन की टेबल है, इसके बिना समझे आप कुछ भी सेंटेंस को अच्छे से, सेंटेंस को, उसके स्ट्रक्चर को, टेंस को नहीं समझ सकते, आपको जानना जरूरी है। चलिए थोड़ी सी बात हम करते हैं इसके बारे में, बाकी आगे वीडियो जब जारी होते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। अब इस टेबल में देखिए, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये 7 प्रकार के प्रोनाउन अभी मैंने आपको बताए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो 7 प्रकार के बताए, और इनके ये अलग अलग रूप हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ कुछ अंतर हैं थोड़े बहुत, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस है, ये कर्ता रूप वाले जो होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये वाले की हम बात करें, नॉमिनेटिव केस जिनको सब्जेक्ट बोलते हैं, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो इनको नॉमिनेटिव केस माना जाता है। तो इनका काम क्या रहता है, जैसे किसी सेंटेंस की क्रिया में ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो ये काम करते हैं। जैसे ही वेंट टू आगरा, ठीक है, दे कम हेयर बाय ट्रेन, दे गो, ठीक है। तो दे है, ही हुआ, ये सब्जेक्ट में शुरुआत में आते हैं, तो ये नॉमिनेटिव केस का काम करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि कभी कभी किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन हो और एक प्रोनाउन हो, और दोनों ही नाउन प्रोनाउन किसी एंड और बट से जुड़े हों, तो प्रोनाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस में आएगा। यानी जैसे कि मान के चलें, राम एंड आई गो टू कॉलेज, राम एंड आई गो टू कॉलेज, तो राम नाउन हो गया, एंड आई, एंड कंजंक्शन हो गया, और आई प्रोनाउन हो गया। तो आई जो है वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, मी या माई नहीं लिखा जाएगा, राम एंड आई ऐसे आएगा, ठीक है ना। राम एंड मी लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक फिर ये भी होता है कि जो बी फॉर्म होती हैं, इज, आर, एम, बाज, बर, हैज बीन, हैव बीन, ये जो होती हैं, इनमें यदि कोई नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आया हो, तो जो भी प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आता है, तो इसमें वर्ब के बाद, इन बी फॉर्म के, बी के बाद, बी फॉर्म के बाद में नॉमिनेटिव केस वाला आता है। जैसे इट इज आई, इट इज ही, ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे इट इज मी, गलत हो जाएगा, इट इज हिम, गलत हो जाएगा। यानी इज, आर, एम, बाज, बर के बाद में हम प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस ही रखेंगे, इट इज आई, इट इज ही, ठीक है ना। तो ये कुछ नॉमिनेटिव केस के बारे में बात हुई। अब इसके अलावा अब दूसरी बात हम करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब आपने पढ़े हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखें। तो ये तो नॉमिनेटिव केस तो सब्जेक्ट की जगह आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी होता है कर्म रूप, यानी किसी सेंटेंस के वर्ब के कर्म के रूप में, यानी क्रिया के बाद में ये आते हैं, ठीक है ना। जैसे माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, तो माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में आते हैं, ये देखें आप, इनमें कुछ शब्द में आपको अंतर समझें। यहाँ लिखा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव और यहाँ लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों को आप समझें। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव के साथ लगा हुआ है एडजेक्टिव। अब आप नाउन को और एडजेक्टिव, इनका अंतर आप जानते हैं। एडजेक्टिव शब्द कौन से होते हैं, जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव बोला है इनको, क्योंकि इनके साथ में कुछ ना कुछ नाउन आता है, ये कभी अकेले नहीं आते, ठीक है ना। और ये जो है पजेसिव प्रोनाउन, ये अकेले आते हैं, इनके साथ में नाउन नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर आए, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आए, न कि नाउन के साथ आए, ठीक है ना। तो नाउन के साथ यदि आ गया तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया,
ठीक है। और यदि अकेले आया है तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये इन दोनों का अंतर है। जैसे आप कभी भी सेंटेंस देखेंगे तो माई कार, आवर होम, योर कार, हिज कार, हर कार, इट्स कार, देयर, ये सब जो है इनके साथ हमेशा कुछ नाउन आता है, ये कभी भी अकेले नहीं आते, ठीक है। इसलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये जो है पजेसिव प्रोनाउन ये अकेले आते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये अकेले आते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ ये चीज़ें देखेंगे, इसको जरा साफ कर दें फिर थोड़ा क्लियर होगा। अब हम यहाँ ये पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, कुछ इनकी बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है ना। पजेसिव प्रोनाउन का नाउन के पहले नहीं होता है, परंतु पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना होता है, ठीक। प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना होता है, मतलब यही है। अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, यानी अवर्स हम कह रहे हैं तो इसके साथ कोई नाउन नहीं है। अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। अवर्स इज अ हर्स इज अ गोल्ड हाउस, यानी हर्स, हर्स हमने लगाया, हर्स इज अ गुड हाउस। तो इसका मतलब क्या है कि हर हाउस इज गुड, उसका घर अच्छा है। तो यहाँ पर अवर्स या हर्स आएगा तो अकेले ही आएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हुई। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब पहले से किसी नाउन की चर्चा हो, ठीक है, नहीं तो नहीं होता है। और हिज जो है आप देखेंगे, हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज पजेसिव प्रोनाउन ही है। तो ये दोनों में एक ही रूप होता है। दूसरा एक ही आप इट्स का देखेंगे कि इट्स पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही आता है, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसका कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो योर्स इज अ न्यू कार, जैसे हम ये कहें योर्स, योर्स इज अ न्यू कार, तो इसका मतलब क्या है, योर कार इज अ न्यू कार, ठीक है ना, तुम्हारी कार नई कार है। हम कहें हर्स इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, यानी हर्स जो है इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर साड़ी इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, उसकी साड़ी सुंदर साड़ी है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। ये सब्जेक्टिव वाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं। पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ आते हैं, इसलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमेशा अकेले आते हैं, इसलिए इनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो बात की ये यहाँ पर देखें, जैसे ये सेंटेंस है दिस इज माई पेन, तो माई है ये पजेसिव है रेड वाले, हिज पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, हर पजेसिव एडजेक्टिव, योर, ठीक है, परंतु यहाँ नहीं है। अब यहाँ देखिए कैसे, क्योंकि माई के साथ में क्या आया है, पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो माई पेन जो है नाउन है, पेन की विशेषता बता रहा है माई, इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है माई। यहाँ देखिए दैट इज हिज बुक, तो बुक नाउन है, बुक की विशेषता बता रहा है हिज, तो हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। दोज आर हर बुक्स, बुक्स की विशेषता बता रहा है हर, तो पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज योर टेबल, टेबल के साथ में आया है योर, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। परंतु हिज जो है मैंने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों का काम करता है। तो जैसे ये देखिए दिस शर्ट इज हिज, यह शर्ट उसकी है, तो यहाँ पर हिज जो है प्रोनाउन के रूप में है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है। आई डू नॉट टॉक टू हिम, तो हिम यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजेक्टिव इनके साथ में नहीं आया है। तो ये आप समझें। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो दूसरा पर्सनल प्रोनाउन के बाद में अगला जो प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपने कई शब्द देखे होंगे, यहाँ पर ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हम यदि सेल्फ लगा दें या सेल्व्स लगा दें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा आप देख लें, द प्रोनाउंस जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, यहाँ देखें जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है उन सबके साथ में या तो सेल्फ लगा है या वीएस सेल्फ लगा हुआ है, तो ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, आर नॉन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो दिख रहे हैं आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। दीज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो ये वाक्य में प्रोनाउन के प्रयोग से जो काम करने का प्रभाव है वो खुद सब्जेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना।
उसका एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है वो खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि किसी क्रिया का, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु है, एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं, रिया स्पॉइल्ड हरसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ रिया स्पॉइल्ड यानी इसका अर्थ क्या हुआ सेंटेंस का, रिया ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो हरसेल्फ का अर्थ क्या है यहाँ पर, अपने आप को। ठीक है, यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी ruined ourselves, हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। दे fought among themselves, वे लोग आपस में लड़े। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से हर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इनका जो अर्थ होता है वो अपने आप को, ये होता है खुद या स्वयं लगता है, पर खुद स्वयं जब होता है, जब इसका इम्फेटिक प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग होता है, तब इनके अर्थ खुद स्वयं होते हैं। तो यहाँ पर जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इनका प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होता है अपने आप को। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये बाद में आते हैं, सेंटेंस के बाद में आते हैं, एक ये बात हो गई। अब इसी से लगता मिलता जुलता है ये इम्फेटिक प्रोनाउन। मिलता जुलता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड हैं वही वर्ड इम्फेटिक प्रोनाउंस में होते हैं। ठीक है ना, जिनमें सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, आप देखें, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन है ये। इम्फेटिक माने ही होता है जोर देना, कोई बात पर जोर दे के कहा जाए। तो जोर देने के लिए जब बात कही जाए तो ऐसे प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम अंतर कैसे समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउंस का, तो यहां पर हम आपको ये बताएंगे, इम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउंस। ये अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन हो गई कि इम्फेटिक प्रोनाउंस जो हैं ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन पर एम्फेसिस करते हैं, जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं। अब एक बेसिक अंतर तो ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है अपने आप को, और इम्फेटिक का अर्थ होता है। अब ये देखिए, ये सेंटेंस इम्फेटिक प्रोनाउंस के कुछ उदाहरण हो गए। शी हरसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं ऐसा किया या उसने खुद ऐसा किया। ठीक है, तो यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं, ये इनका अंतर होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद, यानी उसके तुरंत बाद उसे जोरदार बनाने के लिए होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ये कभी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये भले ही हो, परंतु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ये कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ का अंतर एक हमने वो बता दिया, एक तो अपने आप को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताता है अर्थ, और इम्फेटिक प्रोनाउन खुद या स्वयं बताता है। दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजन, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। ही हिमसेल्फ एडमिटेड, उसने खुद से कबूल किया। यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, तुम स्वयं खुद या स्वयं, इनमें से कोई एक का प्रयोग होगा, उससे बात कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कोई एक शब्द स्वयं या खुद, उससे बात कर सकते हो। यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम। परंतु नोट करने वाली बात आप यहाँ देखें कि रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ होते हैं वो कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकते। यानी ये सेंटेंस हम ऐसे नहीं लिख सकते माई सेल्फ डिड इट, ये गलत हो जाएगा। सही रूप ये होगा आई डिड इट या आई माई सेल्फ डिड इट। जब कोई व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन परिचय देता है तो आपने देखा हो, वो कहता है आई माई सेल्फ मनोज, मैं खुद मनोज हूँ, यानी मेरा नाम मनोज है। तो परंतु माई सेल्फ जो लोग कहते हैं परिचय देते समय, माई सेल्फ से ये शुरू कर दे, माई सेल्फ मनोज, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। अब हम आते हैं पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये जो हमने टेबल में आपको बताए, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट पजेशंस और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व, पजेशन या ऑनरशिप को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए होता है, तो वे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जिनसे कि ये पता लगे कि किसी चीज पर हमारा अधिकार है या हम उसके मालिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जिस सेंटेंस जो मैंने आपको टेबल में बताए थे, ये माइन,
आवर्स, योर्स, इनमें एस लगा होता है ना, दिख रहा है, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये अकेले आते हैं, जैसे आप उदाहरण देखें, दिस टेबल इज माइन, ठीक है, दीज टेबल्स आर आवर्स, दिस बुक इज हर्स, दैट इज योर्स, दोज आर हिज, दोज आर देयर्स। तो इस प्रकार से ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। हिज पजेसिव प्रोनाउन के अलावा पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, जैसे हम बोले दैट इज हिज पेन, ठीक है, दैट इज हिज पेन, तो वह उसका पेन है, तो हिज के साथ पेन आ गया तो एडजेक्टिव के रूप में है। और दैट पेन इज हिज, यह पेन उसका है, तो हिज अकेला आया है तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। तो ये पजेसिव प्रोनाउन होती हैं जिनसे कि अधिकार का पता लगता है। जैसे ये हिज जो है ये पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ये हम आपको क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पर ये उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ प्रोनाउन के रूप में है, परंतु इट्स जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या बताते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता हो, उसकी तरफ इंगित करता हो, उसको निर्देशित करता हो, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं जिनसे कि किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित निर्देशित करने के लिए प्रयोग किया जाए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। यहाँ पर ये दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बारे में आप जानते ही हैं, ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं क्योंकि ये चीज़ को इंगित करते हैं। दिस इज अ बुक, कोई किताब रखी हुई है, दिस इज ए बुक, यह किताब है, यानी पॉइंट आउट कर रहे हैं हम। दैट इज ए बॉय, दूर कोई लड़का खड़ा है, हमने कहा वह लड़का है, वह बॉय है, तो वो दैट आप जानते हैं, दिस नज़दीक के लिए आता है, दैट दूरी के लिए आता है, दिस सिंगुलर होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट सिंगुलर होता है, दैट का प्लूरल होता है दोज, दीज आर बनानास, दोज आर एप्पल्स, ठीक है, तो प्लूरल के लिए दीज और दोज आता है, सिंगुलर के लिए दिस दैट आता है। अब यहाँ पर हम ये इनका फंक्शन जो हमने बोला है वो हमने लिख भी दिया है नोट के रूप में। द बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इज टू इंडिकेट द नियरनेस और डिस्टेंसेस ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट रिफर टू फ्रॉम द स्पीकर। जो भी स्पीकर के द्वारा बात की जा रही है, तो जो वस्तु है या व्यक्ति है उसकी नियरनेस और उसकी डिस्टेंस, नज़दीक है या वो दूर है, इस चीज़ को ये सूचित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज आपने पढ़ा इस प्रकार से। यहाँ नोट करने वाली बात, यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ नाउन आते हैं तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये आपको हम समझाते चल रहे हैं बस, जिससे कि आप क्लियर हो जाएं कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव का अंतर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, दिस कार इज माइन, तो यहाँ पर दिस कार इज माइन, तो यहाँ पर देखिए दिस के साथ में क्या लगा हुआ है, कार, दिस के साथ क्या लगा है, कार इज माइन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि कार के साथ में दिस लगा है। दैट चेयर इज योर्स, दीज बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, दोज चिल्ड्रन आर नॉटी, ठीक है। या लुक एट दिस पिक्चर, दीज फ्लावर्स आर रेड, तो दिस, दैट, दीज, दोज इनके साथ में नाउन लगा हुआ है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। परंतु जब ये इस तरीके से अकेले आते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, दिस इज ए बुक, दैट इज ए बॉय, तब दिस दैट के साथ कोई नाउन नहीं है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए, और जब दिस दैट के साथ में कोई नाउन आ गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं एक प्रकार, ये क्या होते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ये एन है, ये थोड़ा गलत हो गया है, इन की जगह पर ये एन है, यहाँ पर इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग में आए, जैसे हम जानते हैं हु माने कौन किसने, विच कौन किसने, व्हाट माने क्या, ये सब क्या होते हैं, whom, whose, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। इनके अलग अलग अर्थ होते हैं,
अब ये जो सेंटेंस आप देखें तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए आप किसी भी विच व्हाट के साथ में कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, तो विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट, ठीक है। विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, व्हाट आर यू अबाउट, व्हाट इज योर ब्रदर, हु इज ही, विच इज मोहन। तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं इनमें ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब आते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन पर, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये आगे जाकर के आपको क्लॉज में भी इसका उपयोग आता है, आर्टिकल्स में भी, यानी ये शब्द हमको कई जगह मिलता है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रिफर नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली वेदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, हु, जो हमने बात की, वो नाउन के स्थान पर आकर के नाउन की रिपीटेशन नहीं होने देते, ये नाउन की जगह पर आ जाते हैं, नाउन के रिपीटेशन को रोक देते हैं, ठीक है। अब ये या तो दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं या दो शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, सो इट इज प्रोनाउन एज वेल एज अ कंजंक्शन। तो दो सेंटेंस को ये जोड़ सकते हैं, इसलिए इनको प्रोनाउन और इनके साथ में इनको कंजंक्शन भी बोला जाता है। देखें, द पेंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड। देखिए, पेंट जो मैंने कल खरीदा उस पर धब्बा लगा है, स्टेन्ड है वो। तो पेंट के लिए आया है दैट, यानी पेंट का रिपीटेशन रोक रहा है दैट, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। मसाला डोसा विच वी ईट, जो हम खाते हैं, मसाला डोसा जो हम खाते हैं, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार तो कम से कम हम खाते हैं। इज वन ऑफ माई फैमिलीज फेवरेट मील्स, मेरे परिवार का वो फेवरेट है। तो यहाँ मसाला डोसा के लिए आया है विच, ठीक है। तो जो WH वर्ड होते हैं ये वैसे तो इंट्रोगेटिव होते हैं प्रोनाउन, पर यदि ये इस तरीके से नाउन के रेपिटेशन को रोकने आए तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये जो है डायरेक्ट नाउन के तुरंत बाद ही आ जाते हैं। द लेडी के बाद हु, मिल्क के बाद विच, गर्ल के बाद हुम, बुक के बाद दैट, यानी नाउन के तुरंत बाद आते हैं। द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर, औरत जो पिंक साड़ी में है, यानी जो, यानी हु माने कौन, यानी वो लेडी, ठीक है। द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो मिल्क के लिए आया है विच, जो शुद्ध है, मिल्क शुद्ध है। दिस इज गर्ल हुम ऑल एडमायर, टेक एनी बुक दैट यू लाइक, ठीक है, कोई भी किताब ले लो जो तुम पसंद करो, तो बुक के लिए आया है दैट। द लॉयन हुज कलर इज वाइट इज फ्रॉम अफ्रीका, तो सफेद जो शेर हैं या तो रीवा में मिलते हैं या अफ्रीका में मिलते हैं, तो लॉयन के बाद हुज आया है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन की विशेषता ये होगी कि ये नाउन के तुरंत बाद आएंगे, और जो WH वर्ड होते हैं दैट, हु, हुज, हुम, ये इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह के आपको सेंटेंस क्लॉज में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये दोनों का अंतर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का आपको बता देते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। ये देखें, ये हु इज ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर हु, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे हम लिखे हुज डॉग इज दिस, ठीक है, हुज डॉग इज दिस, यह किसका कुत्ता है। विच पैंट डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, कि कौन सा पैंट आप पसंद करते हैं। व्हाट कलर डू यू लाइक, आप कौन सा रंग पसंद करते हैं। तो व्हाट की विच के साथ पेंट लगा है, व्हाट के साथ कलर लगा है, यानी जब विच हु के साथ में नाउन आ गया तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और जब वो सिंगल आएंगे, हु इज ही, हुम डू यू लाइक मोस्ट, सिंगल आएंगे व्हाट, हुज, हुम, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ये आप अंतर समझ गए। अब आते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये ए प्रोनाउन that does not refer to any person, amount or thing in particular। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, इनसे पता नहीं चलता कौन है, कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित रहता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। जो चीज अनिश्चित है वो इंडेफिनिट है। तो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे आपको यह देख लें, वर्ड्स लाइक somebody, nobody,
समथिंग, एनीवन, ईच, ईदर, वन, neither, few, many, several, etc. आर यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये जो हैं जिनसे कोई फिक्स पता नहीं है, एनी पर्सन, एनी अमाउंट, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर नहीं है, विशेष नहीं है, तो ये जो शब्द हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे सेंटेंस में आपने देखा हो, ऑल द गर्ल्स वांट टू इमिटेट राधा, सब लड़कियां राधा की नकल करना चाहती हैं, राधा जैसी बनना चाहती हैं। तो ऑल जो है, ठीक है, माई पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड मी दैट एनीथिंग इज पॉसिबल, मेरे माता पिता हमेशा मुझसे बोलते थे कि कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो एनीथिंग, ठीक है, तो कुछ भी, यहाँ पर ये डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है। तो ये सभी शब्द जो हैं, वन, नो वन, एनीबडी, सम, ऑल, मैनी, एनी, नन, सब ये क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, किसी को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। नो वन इज परमिटेड टू लीव द स्कूल, किसी को स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी इसको कर सकता है। सम आर पैसिव या इनएक्टिव, कुछ निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव हैं। ऑल आर जेंटल, मैनी ऑफ द गर्ल्स सिक्योर गुड मार्क्स, एनी ऑफ यू कैन अटेंड द फंक्शन, नन ऑफ देम आर क्वालिफाइड। तो यहाँ रेड कलर से जो आपको दिख रहे हैं ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करते हैं, ये हम बार बार आपको हर प्रोनाउन के रूल में बता रहे हैं कि कोई भी प्रोनाउन एडजेक्टिव कैसे बन जाता है। क्योंकि जब उसके साथ नाउन आ जाता है तो वो प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जैसे सम चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, कुछ बच्चे होशियार हैं। तो हमने ये सेंटेंस देखे, यहाँ पर देखें इनके साथ कोई भी नाउन नहीं लगा है, तो यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। पर यहाँ पर देखें सम के साथ में चिल्ड्रन लगा है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं। ऑल सोसाइटीज हैव देयर ऑन प्रिंसिपल्स, सब समाज के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, शी विल क्वालिफाई वन डे। एनी फूल कैन आस्क अ गुड क्वेश्चन, कोई बेवकूफ भी अच्छा प्रश्न कर सकता है, संभव है। तो यहाँ पर ये देखें सम के साथ में चिल्ड्रन लगा है, ऑल सोसाइटीज, मैनी गर्ल्स, वन डे, एनी फूल, यानी इनके साथ में कुछ एडजेक्टिव हैं यहाँ पर ये, क्योंकि इनके साथ में नाउन लग गया है। तो ये आप अब क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। व्हेन, अब ये तीन जो शब्द आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, ईदर, नीदर, ये क्या काम करते हैं? When each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronoun. जब ये each, either, neither प्रोनाउन का काम करते हैं तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये जो each, either, neither होते हैं इनका प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में होता है, तब इनका जो प्रयोग है वो दो या दो में से एक को अलग करने के लिए होता है। इनका प्रयोग किस लिए होता है? दो या दो में से एक वस्तु को अलग करना है, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस देखें, ईच ऑफ द गर्ल्स इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़की मेहनती है। ईदर ऑफ द टू बुक्स विल डू, दोनों में से किसी किताब से काम चलेगा, ठीक है। नेदर ऑफ द टू, यहाँ पर ये टू दो बार हो गया है। टू हाउसेज इज सेफ, ये थोड़ा सा आप काट दें एक बार। दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है, यानी कि यहाँ पर दो या दो में से एक को अलग करने की बात होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, दोनों बहनें एक दूसरे को प्यार करती हैं। 6 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, 6 दोस्त एक दूसरे को चाहते हैं। एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तुम लोगों में से हर कोई इस काम को कर सकता है। तो इस प्रकार से आप नोट करने वाली बात यहाँ ये भी देख लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है वो हमेशा ही सिंगुलर नंबर के साथ आते हैं और सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये इनकी विशेषता है। ईच, ईदर, नीदर प्लस नाउन, यदि इनके साथ में नाउन लगा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। हर नियम के बाद हम ये बात बता रहे हैं कि कब कोई प्रोनाउन कब एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ईच, ईदर, नीदर, इनके साथ में कुछ प्रोनाउन लगा हुआ है। ईच नाइफ इज शार्प, प्रत्येक चाकू तेज है, तो ईच यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके साथ नाइफ लगा हुआ है। नेदर प्रॉब्लम इज इजी, दोनों में से कोई समस्या आसान नहीं है। नेदर के साथ प्रॉब्लम लगी हुई है,
तो ये एडजेक्टिव है। आइदर गर्ल इज इंटेलिजेंट, दोनों में से प्रत्येक यानी दोनों लड़की तेज हैं, तो घर लगी हुई है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जब ये अकेले आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अब आखिरी में आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो दो शब्द आपको दिख रहे हैं, ईच अदर, वन एनोदर, ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इनको कहते हैं। और इनका क्या खास बात होती है कि दो व्यक्तियों के बीच की बात का जब बोध कराना होता है तो ईच अदर का प्रयोग होता है, और दो से अधिक के बीच की बात का बोध कराना होता है तो वन अनदर का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने ये लिख भी दिया है। When two people are referred, each other is used. When referring to more than two people, one another is used. ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या हुए? ए प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप जो बताते हैं, ठीक है, दो के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में, दे आर स्पेशली यूजफुल व्हेन यू नीड टू एक्सप्रेस द सेम जनरल आइडिया मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार जब हम कोई आइडिया को एक्सप्रेस करें तब इनका उपयोग होता है। तो दो के साथ ईच अदर, दो से ज्यादा के साथ वन अनदर। जैसे राहुल एंड सोनिया गेव ईच अदर, यहाँ गेव लिख दिया है, यहाँ आप लव कर लें तो बेहतर है, ये थोड़ा कुछ सेंटेंस गलत हो गया है। लव ईच अदर, ठीक है, राहुल सोनिया एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो यहाँ लव लिख देना। ठीक है, नहीं सॉरी सेंटेंस सही है रे, थोड़ा मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, सॉरी। राहुल एंड सोनिया गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। ठीक है, शादी के दिन दोनों ने एक दूसरे को सोने की अंगूठी दी। तो यहाँ पर राहुल एंड सोनिया दो लोग हैं तो ईच अदर का प्रयोग हुआ है। द चिल्ड्रन स्पेंट द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर, बच्चों ने बॉल को किक मारते मारते पूरा दोपहरी गुजार दी। तो यहाँ बच्चे चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, दो से ज्यादा हैं, तो वन अनदर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, राधा और कृष्णा लव, यानी यहाँ दो व्यक्ति हैं तो ईच अदर का प्रयोग हुआ है। चिल्ड्रन है, बहुवचन है, तो वन अनदर का प्रयोग हुआ है। द फोर ब्रदर्स, चार भाई हो गए तो फिर वन अनदर, फोर ब्रदर्स फाइट वन अनदर। ठीक है, तो वन अनदर का प्रयोग हुआ है। तो ये इनकी विशेषता है। तो आपने प्रोनाउन के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं आप। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, थंब इंप्रेशन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लाल कलर से जो आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये आपको एक ही बार करना है, हर वीडियो में बार बार नहीं करना है। इसके फायदे अनेक होते हैं। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में जो घंटी दिख रही है बेल आइकॉन, इसको दबाएंगे, तीन ऑप्शन आएंगे, तो ऊपर वाला ऑप्शन ऑल आप दबाएंगे तो मैं जितने वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो जैसे ही मैं बना के अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश आपको सीखना है, MP इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।